हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। पार्ट 1 में हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए थे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ एंड ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, ज़ीरो। सपोज करते हैं एक रिएक्शन A इज़ कन्वर्टिंग इनटू P। यहाँ पर A क्या है, रिएक्टेंट, एंड P क्या है, प्रोडक्ट। हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि रेट लो कैसे लिखते हैं। रेट इज़ इक्वल टू के क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम के नोट लिख देंगे। के नोट मतलब रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और साथ ही हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़ीरो, तो हमने कंसंट्रेशन की पावर को रेज कर दिया ज़ीरो से। अब किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होता है तो वो इक्वल टू वन होता है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के नोट। ये क्या है, इसको बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। ओके, इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हमने फर्स्ट क्लास में ही ये भी देखा था कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना है तो वो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना हो तो लिखेंगे माइनस dA बाय dt। ये माइनस क्यों लगाया था हमने, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीजिंग होती है, इस वजह से रेट नेगेटिव आता है, और रेट नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया था आगे, माइनस। अगर प्रोडक्ट के केस में हम लिखें तो रेट क्या होता है, dP बाय dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। प्रोडक्ट के केस में माइनस साइन नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ओके, ये सब हम क्लास फर्स्ट में देख चुके हैं। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है A इज़ कन्वर्टिंग इनटू P, अगर हम मान लेते हैं टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है। इस टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, तो T0 पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि A की है A नोट, और रिएक्शन हमारी शुरू ही नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि A अभी P के अंदर कन्वर्ट होना शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो P की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। अगर टाइम इज इक्वल टू T की बात करें तो मान लेते हैं कि सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और हमारे पास इस टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है वो है A। ऐसा हम सपोज करेंगे कि कुछ रिएक्ट कर गया, तो अगर स्टार्टिंग में हमारे पास था A नोट और बचा अब A, तो रिएक्ट कितना हो गया, रिएक्टेड कितना रिएक्ट हो गया हमारा रिएक्टेंट, स्टार्टिंग वाले में से फाइनल वाला माइनस कर देंगे, इतना रिएक्ट हो चुका। जितना हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इस वजह से द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट हैज़ रिएक्टेड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट हैज़ रिएक्टेड is equal to concentration of product formed। concentration of product formed, इसका मतलब टाइम t पर यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट की जगह पर क्या आएगा, कितनी कंसंट्रेशन होगी टाइम t पर प्रोडक्ट की, उतनी कंसंट्रेशन होगी जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका, दैट इज A नोट माइनस A। आपको समझ आया हमने ये कैसे लिखा। अब हम इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो, डेराइव कर रहे हैं हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम जो राइट साइड है उसको इक्वल लिख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नोट, लिख सकते हैं ऐसा। ओके, सो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नोट। ठीक है, अब हमें इस टर्म का पूरा इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, डी ए की टर्म को एक साइड रखेंगे एंड डी टी को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस डी ए इज इक्वल टू के नोट डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए कि हम कितनी लिमिट पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर लिमिट्स हम क्या लेंगे, टाइम 0 से लेके इंटीग्रेट करेंगे टाइम t तक। ओके, और कंसंट्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन कितनी है, a नोट, सो a नोट से लेके इंटीग्रेट करेंगे टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी थी वहाँ तक। टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी है, a, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a नोट से a तक ही तो जा रही है ना, तो वैसे इंटीग्रेट करेंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस को बाहर लिख लेंगे, डी ए, लिमिट्स लगा देंगे फ्रॉम ए नोट टू ए। राइट साइड में क्या लिखेंगे, के नोट को बाहर निकाल लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ओके, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन x dx, इसका इंटीग्रेशन है, तो अगर x की पावर है n तो उसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होता है कि x की पावर जो है वो हो जाएगी n+1 अपॉन n+1, कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर दोनों ही केसेस में डी ए एंड डी टी, दोनों केसेस में क्या है कि ना तो यहाँ पर a है और ना यहाँ पर t है, इसका मतलब x की पावर 0 dx, कुछ ऐसा केस है हमारे पास। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 0+1 एंड 0+1, तो ये क्या आएगा हमारे पास, x। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद कैसे लिखेंगे, a, dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a फ्रॉम लिमिट a नोट से लेकर a तक। यहीं दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर रख लेते हैं, अपर लिमिट क्या है a, लोअर लिमिट क्या है a नोट। ठीक है, इधर अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट क्या है 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये माइनस a माइनस माइनस प्लस a नोट इज इक्वल टू के नोट t। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a नोट को आगे लिख लेंगे, a नोट माइनस a इज इक्वल टू के नोट t। ये अब जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन टर्म्स का क्या मतलब है, यहाँ पर ए नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम 0 था तब। ओके, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टाइम टी पर कितना बचा हमारे पास रिएक्टेंट। ओके, के नोट क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, एंड टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जितने टाइम में हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ रिएक्शन, कंप्लीट हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है,
हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ रिएक्टेंट हैज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी इनटू प्रोडक्ट। ये हमें कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, टी हाफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम ये देखेंगे कि टी हाफ पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या बचेगी। सो टी हाफ पे हमें ये पता है कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट तो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। ठीक है, हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका। हाफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है, पूरी की पूरी कंसेंट्रेशन तो ए नोट थी, उसका हाफ इतना जो है वो कन्वर्ट हो चुका प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बचा हमारे पास, रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी हाफ, कितना बचा, इनिशियल जितना था वो माइनस कर देंगे जो रिएक्ट हो चुका। कितना रिएक्ट हो चुका, हाफ, ए नोट बाई 2। तो टी हाफ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या है हमारे पास, ए नोट बाय 2। अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे पास क्या है, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के नोट टी। ए नोट तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, सेम ही रहेगी, माइनस ए का मतलब टाइम टी पर कितनी कंसेंट्रेशन बची है रिएक्टेंट की, वो हमने अभी कैलकुलेट की कि टी हाफ की बात करेंगे तो इतना बचेगा रिएक्टेंट। इधर के नोट एंड टी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू के नोट टी हाफ। इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं हम, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के नोट। ये जो हमने अभी डिराइव की है इक्वेशन, ये है हाफ लाइफ टाइम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है आपको। अब हम करते हैं कैलकुलेट टाइम ऑफ कंप्लीशन, कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में तो इतना टाइम लगता है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। कंप्लीशन टाइम का मतलब ये है कि सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका। यानी कि अगर ऐसे था, टाइम 0 पर क्या था, ये ए नोट, यहाँ पर 0, तो टाइम टी पर क्या है, पूरे का पूरा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो चुका प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर टाइम टी पे कितना बचा, 0। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, ए नोट, पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया ना, तो यहाँ पर ए नोट आएगा। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करेंगे ये वैल्यूज, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के नोट टी 100%। कंप्लीशन टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी 100%, यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, देखा हमने अभी, ए टाइम टी पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 है, तो क्या लिखेंगे, ए नोट माइनस 0 इज इक्वल टू के नोट टी 100%। तो यहाँ से टी 100% क्या आ गया हमारे पास, ए नोट अपॉन के नोट। ओके, ये आ गया कंप्लीशन टाइम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या क्या देखा, आप थोड़ा कंसोलिडेट करके लिखते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में हमने क्या क्या देखा। एक तो उसका रेट कुछ इस तरह से होता है, के नोट, उसमें कंसंट्रेशन की टर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑर्डर 0 है। ठीक है,
दूसरी हमने बात देखी इसका इंटीग्रेटेड रेट लो, जो क्या है ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के नोट टी। तीसरा हमने देखा इसका हाफ लाइफ टाइम, जो क्या है टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के नोट। हमने देखा इसका टी 100% कंप्लीशन टाइम, जो कितना था ए नोट अपॉन के नोट। ये सारी बातें हमने देखी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम इसके कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं। ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये सारी टर्म्स क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, यहाँ पर ये लाइन शो कर रही है एक्स एक्सिस को एंड ये वाई एक्सिस को। तो जो क्वांटिटी हमारी वाई एक्सिस पे रहेगी वो इधर आनी चाहिए इक्वेशन में, एक्स एक्सिस पे रहेगी वो यहाँ आनी चाहिए। ये m क्या है, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म होगी उसको हम बोलेंगे स्लोप। m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। वहीं c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट। अब ये क्या होता है हम ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला ग्राफ ये देखें, फर्स्ट ग्राफ हम देखते हैं a वर्सेस t। ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। इक्वेशन कौन सी है जिसके अंदर a और t दोनों हों, ये इंटीग्रेटेड रेट लो। तो हम लिख लेते हैं a नोट माइनस a इज इक्वल टू के नोट t। इसका मतलब है कि ये तो आएगा y एक्सिस पे एंड ये वाली टर्म जो है वो आएगी x एक्सिस पे। तो अब हमें इस फॉर्मूला को एडजस्ट करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे सिर्फ होना चाहिए a, तो हम a को रखेंगे लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी टर्म्स को ले जाएंगे राइट साइड पे। तो रीअरेंज करके ये कुछ ऐसा हो जाएगा a नोट माइनस के नोट t। ये तो हो गया हमारा y, ठीक है। ये है हमारा x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म होगी वो है हमारा स्लोप। साइन भी साथ में लेना है। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, यानी कि माइनस के नोट इज इक्वल टू आर स्लोप। ये हो गया m। साथ में अब जो ये टर्म है ये है हमारा इंटरसेप्ट। ये है इंटरसेप्ट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से। ये हम थोड़ा सा यहाँ ले आएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव हुआ, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, एंड अगर स्लोप हुआ नेगेटिव तो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ग्राफ को हम कैसे शो करते हैं, अगर ऐसे कोई कर्व जा रहा है, ऐसे कोई लाइन जा रही है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको ग्राफ को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग। वहीं अगर कोई ग्राफ इस तरीके से आता है नीचे की तरफ तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है, वहीं इंक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव होता है। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो है माइनस के नोट, यानी कि डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, एंड y एक्सिस पे क्या है, a। अब स्लोप नेगेटिव है इसलिए हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे अपना डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि जो स्लोप है वो है नेगेटिव। क्या है स्लोप की वैल्यू, माइनस के नोट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, c, यानी कि जो ये है पूरी डिस्टेंस यहाँ, ये है c इंटरसेप्ट विच इज़ इक्वल टू a नोट। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ज़ीरो पर पहुँच गई है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो कब होती है, कंप्लीशन टाइम पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम विच इज़ t 100%।
ओके, सो ये है हमारा ग्राफ ए वर्सेस टी। अब हम हमारा सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हम ड्रॉ करेंगे रेट वर्सेस ए नोट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इस वजह से अगर हम ये ड्रॉ करते हैं रेट वर्सेस ए नोट, तो ये ग्राफ ऐसे एक पैरेलल लाइन आती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स rate of reaction does not depend on concentration of reactant, does not depend on concentration of reactant, concentration of reactant। हमारे पास रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, R इज इक्वल टू के नोट। इसका मतलब ए नोट की वैल्यू चाहे जितनी कम हो या ज़्यादा हो, रेट हमेशा इक्वल रहेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हर पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नोट। ठीक है, ए नोट पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हो गया हमारा सेकंड ग्राफ। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ग्राफ। ये हम ड्रॉ करेंगे टी हाफ वर्सेस ए नोट। इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था हमने, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 के नोट। ओके, इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करके हमें समझ आता है कि स्लोप जो है वो है 1/2 के नोट और इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इंटरसेप्ट है 0। तो अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, ए नोट। वाई एक्सिस पे क्या है, टी हाफ। ओके, स्लोप पॉजिटिव है हमारा, इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू 1/2 के नोट। इंटरसेप्ट 0 ही है इस पॉइंट पे। ओके, तो ये है ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नोट। तो यहाँ पर हमारा जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने बेसिक सारे समझ लिए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हमारा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं, A इज़ कन्वर्टिंग इनटू P। टाइम 0 पर ए की कंसंट्रेशन को फिर से क्या मानेंगे, ए नोट, और टाइम 0 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0। टाइम टी पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं कि ए बचेगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ए नोट माइनस ए। ये हमने ब्रीफली देख लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि कैसे लिख रहे हैं। रेट लो लिखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो आएगा रेट इज इक्वल टू K1। K1 रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1, इसलिए हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को किस पावर से रेज किया, 1 से। तो ये R इज इक्वल टू K1A। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन है, ये रेट लो एक्सप्रेशन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह यहाँ पर भी हम रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं -dA/dt एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं dP/dt। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेराइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो। इंटीग्रेटेड रेट लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वेट कर देंगे K1A एंड -dA/dt को, लिखते हैं -dA/dt इज इक्वल टू K1A। अब इंटीग्रेशन करने के लिए dA की टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं dA, ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt।
लिमिट्स क्या रहेंगी हमारे पास? टाइम की 0 to t एंड कंसंट्रेशन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर ए तक, ए नोट टू ए। यहाँ पर लिख देंगे ए नोट और यहाँ पर ए, 0 to t। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल टू होता है ln x के, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर 1/a है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस बाहर रखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a, लिमिट्स हैं a नोट से a तक, और इधर dt का इंटीग्रेशन t, 0 to t। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, ln a माइनस ln a नोट इज इक्वल टू k1t। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे और ये हमारे पास ऐसे आएगा माइनस ln a प्लस ln a नोट इज इक्वल टू k1t। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln a नोट अपॉन a इज इक्वल टू k1t। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab, और ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b, ऐसे होता है। अब हमारे पास ये था ln a नोट माइनस ln a, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ln a नोट अपॉन ln a। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। अगर log x में आपको कन्वर्ट करना है नेचुरल log को, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.303 से। तो हम इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.303 log a नोट ओवर a is equal to k1t। This is the second form of integrated rate law for first order reaction। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ln a नोट ओवर a इज इक्वल टू k1t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ln को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यानी कि a नोट ओवर a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल k1t। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a नोट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ln, फिर a ऊपर आएगा एंड a नोट नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू k1t। देन ln a ओवर a नोट इज इक्वल टू माइनस k1t। अब एक्सपोनेंशियल में करें तो a ओवर a नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ k1t। दैट मीन्स a इज इक्वल टू a नोट e रेज्ड पावर माइनस k1t। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेट करके लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के हमने क्या क्या फॉर्मूलाज देखे। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने क्या क्या देखे? एक तो हमने देखा ln a नोट ओवर a इज इक्वल टू k1t। इसी को हमने लोग में कन्वर्ट करके क्या लिखा? 2.303 log a नोट ओवर a इज इक्वल टू k1t। फिर हमने एक्सपोनेंशियल के टर्म में कैसे लिखा? a नोट इज इक्वल टू a e रेज टू पावर k1t। अगर आगे लिखें a तो a इज इक्वल टू a नोट e रेज टू पावर माइनस k1t। ये चारों ही फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहेगी? T0 पे ये A नोट है एंड यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। टाइम अगर T हाफ हुआ तो वहाँ पर A की कंसंट्रेशन क्या बचेगी? A नोट बाई 2 एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है A नोट बाई 2 क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, जो है हमारे पास ln, यहाँ पे हम नेचुरल लॉग वाला अगर ले लेते हैं फॉर्मूला, नेचुरल लॉग ऑफ A नोट ओवर A इज इक्वल टू K1T। A नोट की जगह तो A नोट ही आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वहीं A हमारा क्या बचा है अब? A नोट ओवर 2 इक्वल टू K1। T की जगह क्या लिखेंगे? T हाफ। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा? 2 ऊपर आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू K1T हाफ। यहाँ से आता है T हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर K1 एंड ln 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693, इस वजह से ये आएगा 0.693 ओवर K1। ये है फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे? कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कंप्लीट कब होगी रिएक्शन? जब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बचेगी हमारे पास 0। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। हमारे पास क्या है हमारा फॉर्मूला? ln A नोट ओवर A इज इक्वल टू K1T। यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ln A नोट ओवर A क्या है? 0, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास बचा ही नहीं है कंप्लीशन के टाइम पे। ओके, इज इक्वल टू K1 एंड ये हो गया T 100%। अब ये हो गया हमारा ln इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है इनफाइनाइट। इट इज़ इक्वल टू K1 T 100%। अब ln इनफाइनाइट इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, सो हमारा जो T 100% है वो आ गया इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 पे पहुंच ही नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमारे पास हमेशा बचेगा ही। सो दिस मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर रीचेज कंप्लीशन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे A वर्सेस T। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे? हमें पता है A इज़ इक्वल टू A नोट e रेज टू पावर माइनस K1T, ये हमने डिराइव किया था। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, यहाँ पर जो हमारा x है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स को हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब है हमारा ग्राफ है डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x एक्सिस डिनोट कर रही है टाइम को एंड y एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि पावर नेगेटिव है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो आता है डिक्रीजिंग वो कुछ इस तरीके से आता है, ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A वर्सेस T। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ln A वर्सेस T।
इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास होता है ln a नोट ओवर a इज़ इक्वल टू k1t। इसको हम ओपन अप करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ln a नोट माइनस ln a इज़ इक्वल टू k1t। हमें ln a वर्सेस t ड्रॉ करना है ग्राफ, तो हम ln a को रखेंगे लेफ्ट साइड पे और सारी टर्म्स को ले जाएंगे राइट साइड पे। तो हमारे पास आएगा ln a इज़ इक्वल टू ln a नोट माइनस kt, ln a नोट माइनस k1t। अब इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास आता है जो स्लोप है m है वो क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस k1। वहीं इंटरसेप्ट जो c है वो क्या आ रहा है ln a नोट, ln a नोट। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ की y एक्सिस एंड यहाँ पर x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या आएगा टाइम, y एक्सिस पर क्या आएगा ln a। स्लोप नेगेटिव होने का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो हम ड्रॉ कर देंगे डिक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ पर स्लोप क्या है माइनस k1। ये जो है हमारे पास इंटरसेप्ट ये है ln a नोट, ln a नोट। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने इस लाइन को यहाँ पर टच कर दिया था, यहाँ पर। उसका मतलब क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूसिंग टू ज़ीरो, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। कंप्लीशन टाइम को डिनोट कर रहा था वो पॉइंट। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इस लाइन को कभी भी यहाँ पर टच नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीशन टाइम कितना होता है इनफाइनाइट। ओके, थर्ड ग्राफ प्लॉट करेंगे टी हाफ वर्सेस ए नोट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर k1। तो इस फॉर्मूला से हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ओके, इस वजह से जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टी हाफ वर्सेस ए नोट, टी हाफ वर्सेस ए नोट, तो ये ग्राफ एक पैरेलल ग्राफ आएगा, ऐसे एक पैरेलल लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नोट की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो टी हाफ सेम ही रहेगा। क्या वैल्यू रहेगी टी हाफ की? 0.693 ओवर k1। ओके, so this is the graph for T half versus A naught. This is a general equation to calculate the integrated rate law for nth order reaction. ठीक है, Kn रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर nth order reaction, n is order of reaction, A naught initial concentration of reactant and At is concentration of reactant at time t. अब जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारी ये जनरल इक्वेशन सभी ऑर्डर्स की रिएक्शन पर अप्लाई होती है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। ओके, आप इसका यूज़ करके ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब के लिए कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं करेंगे इससे। ओके, उसका आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, अब हम इस जनरल इक्वेशन को यूज़ करके डिराइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में n की क्या वैल्यू होगी? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो हम पुट करते हैं वैल्यू, k2 आ जाएगा यहाँ पे, k2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ 1 अपॉन 80, n माइनस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो माइनस 1 अपॉन ए नोट, ऐसे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया? k2t इज इक्वल टू
1/AT minus 1/A naught. This is the integrated rate law for second order reaction. अगर हमें इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी हो तो हाफ लाइफ टाइम पे जो A है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, A0/2. इतना ही बचेगा हाफ लाइफ के बाद. ओके, सो K2T हाफ इज इक्वल टू 1/A0/2 माइनस 1/A0. ये कैसे सोल्व होगा अब, 2 - 1/A0 विच इज़ इक्वल टू 1/A0. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, T हाफ इज इक्वल टू 1/K2A0. This is the half life time for second order reaction. ओके, अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं. फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/A वर्सेस T. यहाँ पे हमने 1/A क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेटेड रेट लो देखते हैं ना तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वर्स फॉर्म में ही है, इस वजह से इसी तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. 1/A वर्सेस T. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल टू K2T. तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, K2T प्लस 1/A0. यहाँ अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से. तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्लोप जो है m की वैल्यू है वो K2 है एंड इंटरसेप्ट जो c की वैल्यू है वो है 1/A0. c इज इक्वल टू 1/A0. अब स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ. तो हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस पे हमारे पास है टाइम एंड y एक्सिस पे है 1/A. इंक्रीजिंग ग्राफ है, कुछ ऐसे आएगा. ये है इंटरसेप्ट, ये है इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू क्या है 1/A0. और यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू K2. सो दिस इज ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इसकी हाफ लाइफ का ग्राफ भी हम ड्रॉ करके देखते हैं. सेकेंड ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं हाफ लाइफ के लिए, T हाफ वर्सेस A0. हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया अभी हमने, T हाफ इज इक्वल टू 1/K2A0. अब जो ये ग्राफ है ये कुछ इस तरह की फॉर्म का है, XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है 1/K2. कुछ इस फॉर्म में है. इस तरह के ग्राफ्स को बोलते हैं हम हाइपरबोलिक ग्राफ. हाइपरबोलिक ग्राफ, इसको आप ध्यान रख लेंगे कि ऐसे ड्रॉ होता है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पर हमारे पास है A0, y एक्सिस पर है T हाफ. ये कुछ इस तरीके से हाइपरबोलिक ग्राफ होता है. ओके, अब हमारे पास एक हाफ लाइफ के लिए भी जनरल फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं. हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 रेज्ड टू पावर n-1. n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, अब हम हमारी आज की क्लास को पूरा कंसोलिडेट करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो हमने क्या लिखा, A0 माइनस A इज इक्वल टू K0T. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखा, ln A0/A
इज़ इक्वल टू K1T। हमने दूसरी फॉर्म में इसको ऐसे लिखा 2.303 log A0 ओवर A इज़ इक्वल टू K1T। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा, 1/A माइनस 1/A0 इज़ इक्वल टू K2T। फिर हमने सबके लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट की। हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट किया हमने, T½ इज़ इक्वल टू A0 ओवर 2K0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ क्या है, T½ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ क्या है, 1/K2A0। ये हमने देखा। फिर हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा जिसकी हेल्प से हम nth ऑर्डर रिएक्शन का भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हैं। वो क्या है, KNT इज़ इक्वल टू 1/n-1 1/AT रेज्ड टू पावर n-1 माइनस 1/A0 रेज्ड टू पावर n-1। ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए यूज़ हो जाएगा। ओके, दूसरा हमने देखा हाफ लाइफ के लिए कि T½ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 रेज टू पावर 1 माइनस n। ये हमने देखा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ किस तरह से A0 पर डिपेंड करता है। अब हम एक लास्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ड्रॉ करेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एंड यहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो होता है R इज़ इक्वल टू K0। इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही। इस वजह से ये ग्राफ कैसा आएगा, इधर A एंड इधर रेट। इस वजह से ये पैरेलल ग्राफ आता है क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। एंड यहाँ जो ये इंटरसेप्ट है ये इक्वल है K0 के। तो ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो क्या होता है, R इज़ इक्वल टू K1A। इस तरह से होता है रेट लो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर A इधर रेट। ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा ऐसे, ये ग्राफ आएगा y इज़ इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके हमें पता लगा कि जो इसका स्लोप है वो इक्वल टू है K1 और जो इंटरसेप्ट है वो तो ज़ीरो ही है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो कैसे लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का है। इस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इधर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्राफ। So this is all about today's class. Thank you so much for watching.